फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। एक विज्ञापन की काफी चर्चित लाइन है कि डर के आगे जीत है। इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि जो लोग नुकसान के डर का सामना करते हैं आगे जाकर उन्हें ही जीत मिलती है। अंग्रेजी का भी एक मुहावरा है कि नो गेन विदाउट पेन, यानी कुछ हासिल करना है तो थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मरे बिना स्वर्ग कहां मिलता है, लेकिन बीजेपी शायद इस बात को समझ नहीं रही है। बीजेपी को तो जीत ही चाहिए, लेकिन उसके लिए डर का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसे में तो बीजेपी को हार ही मिलेगी। बीजेपी नेताओं को भी भीतर ही भीतर ये बात पता है कि इस बार चुनावों में वो कितने पानी में है, इसीलिए बीजेपी बार बार हारने के डर से जूझ रही है और अपने डर को छिपाने के लिए ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस पर। अभी 5 तारीख को आपको याद होगा दोस्तों कि पंजाब में फ्लाईओवर वाला जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ है, उसके पीछे हार का यही डर साफ दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी वीरों की धरती पंजाब से जिस तरह लौटे हैं, उससे वीरता शर्मसार हो गई है और इस पूरे मुद्दे को जिस तरह बीजेपी ने चुनावी रंग देना चाहा, उससे लोकतंत्र शर्मसार हो गया है। कितने अफसोस की बात है कि बीजेपी के 7 सालों के शासन में देश उस मुकाम पर आ गया है जहां प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए बार बार यह कहना पड़े कि ये केवल बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब यह कहने की नौबत आ गई है तो बीजेपी को और मोदी जी को यह सोचना ही चाहिए कि आखिर वो इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं कि उन्हें केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री समझा जा रहा है। क्यों मोदी जी सारे देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते? क्यों केवल बहुसंख्यकों की ओर उनका झुकाव रहता है? और जबकि इस देश के अल्पसंख्यक मुसलमान या ईसाई या सिख भी उतने ही भारतीय हैं जितने बहुसंख्यक हिंदू। मोदी जी की आंखों के सामने बार बार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी न किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। कभी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। उनकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि मानो उन्हें अपने इन नागरिकों की परवाह ही नहीं है। ऐसे में तो लगता है कि असली खतरा तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को है। मगर बीजेपी की चालाकी देखिए कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो मोदी जी के नाम पर सहानुभूति बटोरने में लगी हुई है। चुनावों में मुद्दों के दम पर जनता के बीच जाने की हिम्मत बीजेपी की नहीं है। विकास से लेकर हिंदुत्व तक के मोर्चे पर बीजेपी के चुनावी कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस बार विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी उसने कर ली है। तो आज दोस्तों आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि खुद को पीड़ित बताने वाली बीजेपी की इस चाल में कितना असर है। क्या जनता बीजेपी के बहकावे में आएगी या एक बार फिर लोकतंत्र अपनी ताकत दिखाएगा? शुरुआत करते हैं लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से, जो चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए की है, यानी कि घोषणा कर दी है। और यह भी देखेंगे कि नए तरह के चुनावी माहौल में क्या टिक पाएगी बीजेपी। इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि जनवरी के पहले सप्ताह में निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और 8 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने घोषित किया कि 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं 10 मार्च को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इन 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 18 करोड़ 34 लाख मतदाता वोट डालेंगे। मतदान के लिए 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इस चुनाव में पहली बार वोट देने वालों की संख्या 28 लाख के करीब है। वोटिंग का टाइम इस बार 1 घंटे बढ़ाया गया है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा, मणिपुर में 2 चरणों में और पंजाब, गोवा के साथ उत्तराखंड में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रैलियों और सभाओं को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने नियम बनाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा या साइकिल यात्रा नहीं होगी। 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक कोई चुनाव रैली नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। तो जिस तेजी से पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है और तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है, उसमें एक बार फिर देश में डर का माहौल बन गया है। क्योंकि पिछली लहर की भयावह तस्वीरें, दुखदाई यादें अब तक लोगों के जहन में ताजा हैं।
अब इससे संयोग कहें या कुछ और कि जिस वक्त दूसरी लहर आई तब भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और इस बार जब तीसरी लहर की बात हो रही है तब भी देश में चुनावी माहौल है और इस वजह से काफी सियासी गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। लोगों को तो सरकार बार-बार घर पर रहने और 2 गज की दूरी के नियम पालन की नसीहत दे रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह नसीहत शायद लागू नहीं हो रही थी। इसीलिए चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं का दौर चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सबसे पहले फैसला लेते हुए वर्चुअल रैली का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी ने ऐसी कोई पहल नहीं की थी। मगर अब चुनाव आयोग ने ही रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला लोगों के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन बीजेपी के लिए भी राहत भरा साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनावों में हारने से पहले एक डर यह भी है कि उसकी सभाओं में लोग कम पहुंच रहे हैं और विपक्षी दलों की सभाओं में भीड़ उमड़े जा रही है। इस डर की वजह से ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर भी राजनीति हो गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब में थे। फिरोजपुर में उनकी रैली थी और उससे पहले वो हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक जा रहे थे, लेकिन प्यारेयाना गांव से गुजरने वाले फ्लाईओवर पर पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला करीब 15 मिनट तक अटक गया, क्योंकि पता चला कि आगे कुछ किसान पीएम के विरोध के लिए बैठे हुए थे। वैसे तो 9 किसान संगठनों ने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि वे पीएम के कार्यक्रम का विरोध करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को पीएम की जान पर खतरे की तरह बीजेपी पेश कर रही है और इसकी शुरुआत हुई पीएम मोदी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने पंजाब के पुलिस अफसरों से कहा कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा वापस लौट सका। दरअसल पीएम को पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की बात कहकर उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया। वैसे तो पीएम के काफिले की सुरक्षा अभेद्य होती है, मगर पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले के अटकने को सुरक्षा में बड़ी चूक का आरोप बीजेपी ने लगाया है। हालांकि अब इस मामले में कानूनन जांच भी शुरू हो चुकी है, फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी को देना चाहिए। जैसे, क्या 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की सड़क मार्ग से यात्रा करने का फैसला कब, किसने और क्यों लिया? क्या खुफिया एजेंसियों के पास कोई ऐसा इनपुट है जिससे किसानों से पीएम की जान को खतरा बताया गया है? अगर हां, तो फिर किसानों के विरोध की बात पता होने पर भी पीएम को सड़क से ले जाने का फैसला क्यों लिया गया? और अगर किसानों से कोई खतरे की बात नहीं थी तो फिर ये सारा बवाल क्यों खड़ा हुआ है? इस दिन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के काफिले के करीब नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये रूट प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित किया गया था तो बीजेपी का झंडा उठाए कार्यकर्ता काफिले के इतने करीब कैसे आ गए? किसान तो काफिले से दूर थे, फिर पास आए बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी क्या मोदी को खतरा था? और अगर मौसम खराब था तो क्या पीएम रैली को रद्द करके, अपना वहां तक जाना रद्द करके फोन से रैली को संबोधित नहीं कर सकते थे? फरवरी 2019 में आपको याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी की शंखनाद रैली में शामिल होना था, लेकिन देहरादून पहुंचकर खराब मौसम के कारण रुद्रपुर जाना संभव नहीं हो सका, तो उन्होंने रैली को फोन से संबोधित किया था। इसी तरह बहराइच में और नासिक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों को फोन से संबोधित किया और कई बार उनकी रैली रद्द भी हुई है। मगर फिरोजपुर जाने की आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि खराब मौसम में सुरक्षा के खतरों के बावजूद पीएम ने सड़क मार्ग से जाना तय किया? तो इस मामले की निष्पक्ष जांच से सारे सच का खुलासा हो सकता है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि पीएम की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले को बीजेपी ने चुनावी मसला बनाकर जनता के सामने परोस दिया है। हर चुनाव में बीजेपी कोई न कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ ही लेती है। आप याद कीजिए 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक चुनावी मुद्दा बनी। बिहार चुनाव से पहले गलवान में सैनिकों की शहादत को पीएम ने भुनाने की कोशिश की और अब अपनी ही जान पर खतरा बताकर सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश में पीएम लगे हुए हैं। जनता भी महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में हुई मौतों पर उनसे सहानुभूति चाहती है, लेकिन मोदी जी ने अब तक इस पर अपनी सरकार की नाकामी मानी ही नहीं है। हालांकि बीजेपी कहीं न कहीं अपनी इन कमियों को, नाकामियों को पहचान भी रही है। इसीलिए चुनाव से पहले धुकधुकी बढ़ गई है बीजेपी की, और खासकर यूपी में बीजेपी की हालत खराब है और अब वो मंदिर के साथ मंत्र तंत्र के दांव भी चल रही है।
5 राज्यों के चुनाव में अपनी हालत खराब होते देख बीजेपी अब महामृत्युंजय जाप कर रही है। वैसे बताया तो ये जा रहा है कि ये पीएम की जान की सलामती के लिए है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं सत्ता बचाने का स्वार्थ भी छिपा है। बीजेपी को लगता है कि महामृत्युंजय जाप करने से भारत की धर्म भीरू जनता में उसके प्रति सहानुभूति बढ़ेगी, साथ ही कांग्रेस के लिए नफरत का माहौल बनाकर बीजेपी आसानी से वोट को बटोर सकेगी। यूपी की सियासत में सेंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश में भी कोशिश हो रही है। भोपाल में पूजा और मंत्र का जाप करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार कर दिया। राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईश्वर सद्बुद्धि दें कि वो देश को संकट में डालने की कोशिश न करें। इसी तरह मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा की और फिर कहा कि सोनिया और राहुल के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ षड्यंत्र रचा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। चन्नी को नैतिक आधार पर तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन बयानों से समझ में आता है कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। यूपी में भी बीजेपी जगह जगह पूजा पाठ कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के लोगों को खुश करने के लिए परशुराम का विशाल मंदिर और उनके प्रतीक फावड़े को ध्वजा की तरह फहरा दिया था। बीजेपी को लगता है कि अखिलेश का ये दांव ब्राह्मणों और भूमिहारों में तेजी से असर दिखा रहा है। इसकी काट करने के लिए बीजेपी ने जाप का सहारा लिया है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त बीजेपी महामृत्युंजय जाप कर रही थी, उसी वक्त हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता आदर्श दीपक शर्मा की अगुवाई में अखिलेश यादव के लिए अपराजेय यज्ञ का आयोजन किया गया। तो मंत्र तंत्र के साथ बाबाओं और साधुओं की शरण में जाना बहुत पुराना चुनावी स्टंट है और हर चुनाव में इसका कोई न कोई उदाहरण मिल ही जाता है। वाम दलों को छोड़ करके कोई भी पार्टी इस तरह के हथकंडों से खुद को अब तक बचा नहीं पाई है। हालांकि चुनाव में एक ही पार्टी को जीत मिलती है, सब तो जीत नहीं सकते, किसी न किसी को विपक्ष में बैठना तो पड़ता ही है और जनता ही ये तय करती है कि किसको गद्दी सौंपनी है और किसको विपक्ष में बैठाना है। पिछले चुनावों में तो बीजेपी ने जनता को अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन इस बार मामला जरा नाजुक है। बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद जनता के बीच अपना भरोसा कहीं न कहीं खोया है, इसीलिए इस बार उसे चुनावों में हार का डर सता रहा है। 2019 के आम चुनावों के बाद इन विधानसभा चुनावों को सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पिछली बार तो मोदी जी का जादू काम कर गया था, लेकिन इस बार ये जादू लोगों के सिर से उतरता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार अपने किए वादों से मुकर रही है और हर बार कोई नया बहाना अपनी नाकामी छिपाने के लिए सामने ला रही है। 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सत्ता है। यूपी में पिछली बार बीजेपी के खाते में 312 सीटें आई थीं, वहीं बसपा को 19 और सपा को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार कांग्रेस ने भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद चुनाव की कमान संभाल रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से तो बीजेपी को सत्ता छिन जाने का खतरा दिख रहा है। बसपा जरूर हाशिए पर जाती दिख रही है, लेकिन इससे बीजेपी के लिए जीत की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। उत्तराखंड में पिछली बार बीजेपी को 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 11 सीटें आई थीं। इस बार बीजेपी की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिए हैं, फिर भी अपने नेताओं की नाराजगी कम नहीं कर पा रही है, जबकि कांग्रेस जीत के जोश से लबरेज दिख रही है। बात करें गोवा की, तो पिछली बार कांग्रेस ने यहां चुनाव में बीजेपी से बढ़त हासिल कर ली थी, मगर सत्ता हासिल करने में बीजेपी ने बाजी मारी थी। कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी में टूट हो रही है और कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को चुनौती देने के लिए खड़े हैं। मणिपुर में बीजेपी ने कांग्रेस को अधिक सीटें मिलने के बावजूद पिछली बार तिकड़म से सत्ता हासिल कर ली थी, लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी की चालबाजियां काम आएंगी, ये देखना होगा। और पंजाब में चुनाव से पहले पीएम की सुरक्षा का मुद्दा खड़ा करने के बावजूद बीजेपी के लिए आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पिछले चुनावों में अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। इस बार तो अकाली दल भी उसके साथ नहीं है, जबकि कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में अपनी मजबूती दिखा रही है। तो विधानसभा चुनावों में जीत या हार से 2024 के चुनावों की किस्मत भी तय होगी और यह भी तय होगा कि बीजेपी के शासन को जनता कितने अंक देती है। देश की राजनीति में फिलहाल 3 अहम सवाल हैं।
पहला सवाल यह है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद क्या किसानों की नाराजगी कम हुई है? दूसरा सवाल यह कि क्या बीजेपी एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कामयाब होगी? और तीसरा सवाल यह कि लोगों के लिए अपनी जान की सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे कितने मायने रखते हैं? क्या वो अपनी बदहाली के लिए किस्मत को दोषी मानती है या सत्ता की जिम्मेदारी तय करती है? इन सवालों के जवाब से देश का भविष्य भी तय होगा, और बीजेपी का और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। खैर, शायर दाग दहलवी ने ठीक ही फरमाया है कि वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।